maximum potential due to a ring. पॉइंट मास की वजह से बोलो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर माइनस बोलता ही नहीं है, माइनस जी एम बाई आर। तो अब आप ये बताइए माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, तो यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि रिंग पर जितने एलिमेंट्स हैं सबका पी पॉइंट से दूरी सेम है या अलग अलग है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। देखो हम बताते हैं इसको, तुम ऐसे समझो, ये रिंग है ना बच्चा, सामने से देख रहे हैं, और ये रिंग के सेंटर से आर दूरी पर, तो मान लो मार्कर है और ये सेंटर से आर दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर रिंग पर जितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स का दूरी सेम है या अलग अलग? सेम है। तो क्या बोला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? जब सेम है तो इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो बोलो चाहे ये एलिमेंट हो, चाहे यहाँ से एलिमेंट हो, चाहे यहाँ से एलिमेंट हो, कोई सा भी एलिमेंट तुम ले लोगे ना तो सबका दूरी सेम है। कितने के बराबर? देखो ये पाइथागोरस लॉ निकलेगा, यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या है? कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू स्मॉल आर, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर। तो उसी तरीके से एक बार फिर से, यहाँ से यहाँ का दूरी कैपिटल और यहाँ से यहाँ का दूरी स्मॉल आर, तो जो ये डिस्टेंस देख रहे हो वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया जाए, V at the axis is equal to minus of gm divided by under root r square plus r। ये फॉर्मूला है। At center small r is equal to 0, therefore V at center is equal to minus of gm by capital R। इस पे एक छोटा जैसा क्वेश्चन कर लिया जाए। रिंग मान लो फिक्स है, जिसका मास m है, रेडियस r है, और एक पॉइंट B है, यहाँ पर एक मास स्मॉल m है, स्मॉल m, जिसको कि रेस्ट से छोड़ा गया है, दूरी स्मॉल r, r इक्वल टू रूट 3r के बराबर है। इफ पार्टिकल p at p is released from rest, point its speed when reaching that center। इसको सॉल्व करो। अगर पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ोगे ना तो वो अट्रैक्ट करेगा, रिंग उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की वजह से वो भागेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर पर जाते जाते उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी बच्चा। तो या तो हम मैक्सिमम स्पीड पूछ लें या आपसे डायरेक्ट पूछ लें स्पीड एट सेंटर। स्पीड मैक्सिमम सेंटर पे होता है। दोनों का मास सेम नहीं है, एक का कैपिटल एम है, एक का स्मॉल एम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आंसर इतना देर में बोल देना चाहिए, रूट जी आर, डायमेंशन भी तो सही होना चाहिए, रूट जी आर हो सकता है नहीं, अंडर रूट जी एम के टर्म में आएगा, बोलता है अंडर रूट जी एम बाई आर, टू जी एम बाई आर, लाइक दैट। यू इनिशियल के इनिशियल देख लेते हैं बेटा,
के फाइनल। बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला? माइनस GMM/R जो है ना बच्चा, वो 2 पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है। पढ़ाते हैं तो तुमको याद रहता नहीं है। देखो जो हम पढ़ाए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास गुना पोटेंशियल, ये असली फॉर्मूला है। लेकिन अब अगर 2 पॉइंट मास हो जाए तो पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम लोग बोला था -GM/R, तो ये -GMM/R, यानी ये फॉर्मूला कब लगता है? जब 2 पॉइंट मास हो। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पॉइंट मास ना हो या दोनों पॉइंट मास ना हो तो ये फॉर्मूला लगाना गलत, ये फॉर्मूला लगाना सही है ना? तो अगर तुम इस मास का पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहते हो तो ऐसा कहा जाएगा कि ये मास जो है इसके द्वारा पैदा किए गए फील्ड में लाई कर रहा है। तो इसके फील्ड में यहां पर कितना पोटेंशियल पैदा किया गया है? पोटेंशियल कितना? रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल कितना? -GM/R²। तो उस पोटेंशियल में जब इस पार्टिकल के मास से गुना करोगे तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्या अब बना दिया √2R GM/2R आ रहा है। अच्छा √GM/R आ रहा है मे बी। तो माइनस ऑफ GM/√R² प्लस √3R का होल स्क्वायर गुना स्मॉल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बचता 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -GM/R गुना स्मॉल m और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ ये m तो खैर बचेगा नहीं, खत्म। माइनस ऑफ GM/2R प्लस ऑफ GM/R बराबर ½ ठीक कर रहा है, हाफ तो कट ही जाएगा। V बराबर √GM/R। और इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा था PYQ में, मोर देन 1 ऑप्शन में एडवांस में आया था, वो अभी हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप SHM नहीं पढ़े। अभी ध्यान रहेगा SHM में तो उसको वही देख लीजिएगा, समझा? SHM में एक नियम होता है कि स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए सिंपल हार्मोनिक होता है, लेकिन लार्जर ऑसिलेशन के लिए उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी भी बोलते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं बोलते हैं। वो तो उसी चैप्टर में समझेगा, उसको बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब। अच्छा एक क्वेश्चन देख लो, हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। चलिए, एक रॉड की वजह से पोटेंशियल मतलब हम यहाँ पे थ्योरी के जैसा भी पढ़ा सकते थे और इसको उसके जैसा भी बताते हैं, लेकिन क्या है कि m मास है। अच्छा छोड़ो, P पॉइंट ले लो और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को स्मॉल r मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का दूरी L है। ये रड है, इसका मास m, लेंथ L। फाइंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू यूनिफॉर्म रड शोन। जैसा जानते हो रड का मामला इतना बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि उसमें वर्ड एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इनफाइनाइटली लार्ज, फाइनाइटली लार्ज, बहुत सारा केसेस है वहां पे पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का PYQ में देखो तो वहाँ भरमार है, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन में क्वेश्चन इस पे नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बनाइए। आगे बढ़िए, बताइए कि रड की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा।
इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इसलिए करना पड़ेगा कि रड का जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसका पी से दूरी अलग अलग है, तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। छोटा सा एक पॉइंट मास की वजह से ही इन लोगों को पढ़ाया गया है। तो रड को कई सारे करोड़ों पॉइंट मास में बांटा जा सकता है, तो उसमें से किसी एक पॉइंट मास पर विचार करना पड़ेगा, समझा। तो उसके पॉइंट मास का क्या तरीका है, x दूरी पर dx थिकनेस लिया जाता है बच्चा। तो यहाँ पर भी जानते हो क्या तरीका हो सकता है, एक यहाँ से x दूरी पर dx थिकनेस लोगे तो उसमें थोड़ा सा लेंदी इंटीग्रेशन आएगा। इसलिए तुमको आसान करने के लिए हम अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप dx लेंथ तो जरूर लीजिए, लेकिन काउंटिंग उसका यहाँ से स्टार्ट करिए, x दूरी पर dx थिकनेस, ये विचार करिए। अब बताओ इस dx थिकनेस का मास कितना आएगा, dm बराबर हाँ लैम्डा dx आएगा। तो लैम्डा क्या है मास पर यूनिट में, तो यहाँ पे लैम्डा तो नहीं दिए हैं, m और l दिए हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ m/l। तो उसको यूनिट लॉ से बोल सकता था बच्चा कि l लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू dx। हमको लगा तो डायरेक्ट वही बोलेगा, खैर कोई बात नहीं, इसका मास बोल दिया dm। इस मास की वजह से यहाँ का पोटेंशियल बोलो, इस मास की वजह से वहां का पोटेंशियल -g dm/x, नहीं x बच्चा यहाँ से दूरी x है। अब इंटीग्रेशन करेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, r से पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू होगा, तो उसके लिए x का वैल्यू r, और आखिरी एलिमेंट यहाँ आएगा, x का वैल्यू l प्लस। तो लिमिट इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो। तो आप वैसा फिगर दिखा लीजिए, एलिमेंट दिखा लीजिए। हाँ log x आ जाएगा, हाँ ln x आएगा। फिर log x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो log a by b के फॉर्म में कुछ आंसर इसका आता है। For element at distance x and thickness dx, dm बराबर potential between the elements minus gm/l into 1/x dx. Therefore, V minus gm/l ln 1 plus l/r. Upper limit minus lower limit. अब इसमें तुम एक चीज देख सकता है कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इसमें नहीं लगता है, जहां लगता है वहां लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं लगता है, ये भी आप रखिएगा। रिंग के केस में भी, डिस्क के केस में भी, रड के केस में भी नहीं लगता है, लेकिन हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर में लगता है, वो बताया जा रहा है। समझा? डिस्क का फिर यहाँ नहीं बता रहे हैं, नियम के मुताबिक रिंग रड पढ़ा दी, रड का जानते हो, रड का 2 केस है।
एक तो ये फाइनाइट केस ले लिए बच्चा, उसके बाद ये इनफाइनाइटली लार्ज रॉड का भी होता है, फिर रॉड अगर वहाँ है तो यहाँ पर के पॉइंट पर भी होता है, बहुत लंबा कहानी है। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुरंत एक मिनट में सब बनता है गॉस से, इसलिए आप हम यहाँ पे लेंगे नहीं। डिस्क वाला भी हम कभी क्वेश्चन ग्रेविटेशन में डिस्क पर देखे नहीं, इसलिए वो भी गायब। अब हम लोग हॉलो स्फीयर पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। Potential due to hollow sphere. फर्स्ट में लिख लें हम लोग एट आउटसाइड पॉइंट। हम लोग यही चीज इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी पढ़े हैं, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए पढ़े। ये एक सेल है जिसका मास m है, रेडियस। अब बताइए, बताओगे तुम बाहर के पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? फील्ड कितना? G/r²। तो तुम ये बताओ, इसके पहले क्या लाइन लिखवाए थे? जहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए होंगे E आउटसाइड बराबर Gm/r², उसके पहले एक लाइन जरूर लिखवाए होंगे। देखने का जरूर नहीं, डायरेक्ट बोलो। नहीं, फॉर आउटसाइड पॉइंट द होलो स्फेरिकल सेल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट r²। यहाँ पर भी लिख लेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे। For outside point, it behaves like a point mass placed at center. Therefore, minus Gm by small r. Second में ही surface is equal to minus Gm by capital R. At inside point, इसमें आपको कुछ फिगर बनाने का वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन भी इनसाइड पॉइंट पर फील्ड कितना पढ़ाया थे? 0। तो अब बोलो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? नहीं, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। फील्ड जो है वो फोर्स से रिलेशन रखता है और पोटेंशियल वर्क से रिलेशन रखता है, समझा? तो अब तुम मेरा एक ऐसे एग्जांपल समझो। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को किसी पार्टिकल को 1 kg मास को पोटेंशियल लेना है तो 1 kg मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाके रखने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क तो उसे पोटेंशियल के रूप में। तो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक घड़ी है, ऐसा घड़ी है जो पोटेंशियल पढ़ के बता देता है। तो तुम 1 kg का मास रखे हुए हो और अपने हाथ में घड़ी रखे हुए हो, तो इन्फिनिटी पर रखोगे तो घड़ी का रीडिंग 0 होगा।
और जैसे जैसे जब तुम उसको इस स्फेरिकल सेल के नजदीक में लेकर के जाओगे तो रीडिंग आने लगेगा। तो मान लो कि बाहर के किसी पॉइंट पर आर दूरी पर बैठे हुए हो तो रीडिंग क्या दिखाएगा? -gm/r। फिर तुम सरफेस पर चले गए तो घड़ी का रीडिंग क्या होगा? -gm/r। इसलिए कि तुम अभी बाहर हो तो वो अट्रैक्ट करना होगा, उस अट्रैक्शन के खिलाफ तुमको वर्क करना होगा। अब जब तुम उसको लेके अंदर चले जाओगे तो एक बार फिर से सरफेस पर घड़ी का रीडिंग कितना आया है? -gm/r। उसको याद रखो कि -gm/r है। अब अंदर लेकर के हम जाएंगे तो अब हम जैसे जैसे टुवर्ड्स के सेंटर की तरफ जाएंगे तो घड़ी का रीडिंग बढ़ेगा या घटेगा? घड़ी क्या बता रहा है? वर्क डन बाय यू। तो जब अंदर जाओगे तो तुमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा या निगेटिव वर्क करना पड़ेगा? फिर तो सोचो, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अंदर में कोई फील्ड होता ही नहीं है। फील्ड का मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लो, तो अंदर में ग्रेविटी होता ही नहीं है, इसलिए अंदर में घड़ी चलेगी ही नहीं। घड़ी कहां तक चला? सरफेस तक। और क्या रीडिंग दिखा रहा था? तो सोचो, घड़ी 10 बजा रहा था सरफेस पर आते और उसके अंदर जाते ही घड़ी 10 का 10 बजता, हिलता ही नहीं है घड़ी। तो सब जगह देखोगे तो 10 ही बजेगा। यानी कि अंदर के पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और एग्जैक्टली उतने ही के बराबर होता है जो सरफेस। एक लाइन में लिख लो, V इनसाइड बराबर V सरफेस इक्वल टू -gm/r। That is constant at all inside point. Constant at all inside point. अब बच्चा तुमको इसका एक ग्राफ बना लेना चाहिए। -gm/r। सरफेस जो है ना वो इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट का बाउंड्री है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों चला गया? क्योंकि रेडियस ये ऑरिजिन है तो रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है, लेकिन पोटेंशियल हर जगह नेगेटिव। तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और x कोऑर्डिनेट हर जगह पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा जाएगा। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले जाओगे, ग्राफ उलट जाता है, मतलब वो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से नहीं जाएगा। ये यहाँ पर माइनस साइन होने की वजह से ये ऐसा है। अब एक दो सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ी देर में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ और लेना पड़ेगा हमको भी। उसके बाद हम लोग अभी से समझ लो पौने घंटे में वो टॉपिक पे पहुंचेंगे, वेरिएशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो पहला टॉपिक होना चाहिए ग्रेविटेशन के साथ। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होते तो वहीं से पहला टॉपिक वहीं से स्टार्ट करते, उसके पहले कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके पहले अगर हमको ना जैसे जो टारगेट पेज है ना उसमें जो बना हुआ है सीक्वेंस पढ़ाने का, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन है, ठीक भी है। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन तुमको याद होगा कि ट्रायंगल में है और सबको सर्किल में सर्कमसेंटर करके दर्शाते हैं ना, एक वो क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता है। उसके अलावा बाकी सब चीजें उसी का ट्रू कॉपी पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा समय लगता है पढ़ाने में, तो हो जाता है। तो समझ लो वहाँ से तुम्हारे वर्कबुक में नॉन रेडियस 2 से स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं है, उसके पहले पढ़ना ही बेकार नहीं जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो बच्चा, पहले तो ये क्वेश्चन बना दो, ये बहुत आसान है। इसका ए बी, इसका मास m, रेडियस r, इसका मास चलो 3m और रेडियस मान लेते हैं 3r, चलो 2r कर लेते हैं। ये पॉइंट P1 बच्चा, ये पॉइंट P2 और यहाँ पर इसका सेंटर है O पॉइंट। पहले वैल्यू दे दिया जाए। O P1 का वैल्यू मान लो 3r के बराबर है, O P2 का वैल्यू मान लो 3r/2 के बराबर है।
find net potential at P1, P2 and center O due to the two concentric cells A and B. हो गया? ओके। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P1 निकालेगा तो पोटेंशियल ड्यू टू A लेगा, जिसके लिए बच्चा आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा, और पोटेंशियल ड्यू टू B भी जब लेगा तो उसके लिए भी वो आउटसाइड के जैसा बिहेव करेगा। सो दैट इज माइनस ऑफ G M बाई 3R माइनस ऑफ G 3M बाई 3R। हो गया इसका आंसर, यानी कि माइनस ऑफ 4GM बाई 3R। पोटेंशियल एट पॉइंट P2 निकालेगा बच्चा तो पोटेंशियल ड्यू टू A के लिए तो ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, और पोटेंशियल ड्यू टू B उसके लिए वो इनसाइड पॉइंट होगा। ऐसा होगा कि नहीं, है ना? जो P2 पॉइंट है वो A के लिए आउटसाइड है और B के लिए इनसाइड पॉइंट है, वो देख के भी पता चल रहा है। बराबर माइनस ऑफ GM डिवाइडेड बाई 3R बाई 2 माइनस ऑफ G 3M डिवाइडेड बाई सरफेस का लग जाएगा, क्योंकि इनसाइड, हाँ तो 2R, क्योंकि जो इनका होता है वो सरफेस का ही होता है। तो यहाँ से आई बिलीव आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर पोटेंशियल एट सेंटर O, तो इसमें भी पोटेंशियल ड्यू टू A में इनसाइड लगेगा, पोटेंशियल ड्यू टू B उसमें भी इनसाइड लगेगा। दैट इज माइनस ऑफ
Gm/r minus of G3m/2। अच्छा, इसमें ठीक लिखे क्या? अच्छा, रेडियस 2r था ना। अच्छा, यहाँ पे हाँ, वो तो 3r ठीक है, और यहाँ 3r/2 लिए हैं। हाँ, लिए हैं, ठीक है, ठीक है सब ठीक है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, यहीं पे लिख देते हैं। Potential difference between, in the above question, find potential difference between cell A and B, that is VA minus VB। VA minus VB। तो ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ, लेकिन ठंडा ज्यादा लग रहा है, उधर से ठंडा हो। हाँ, इसका खुद का मतलब होता है सरफेस टेम्परेचर, जैसे हाँ 2829 हो रहा है। टेम्परेचर का मतलब होता है सरफेस टेम्परेचर, समझा? तो देखो, वो तो ठीक। तो देखो बच्चा, ए का पोटेंशियल अगर निकालना है ना, तो ए का पोटेंशियल खुद अपने मास के वजह से भी और खुद बी के वजह से भी। तुम सोचो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पोटेंशियल का मतलब होता है ए के जी मास वाला ना, तो इन्फिनिटी से जब लाओगे तो ए के खिलाफ भी वर्क करना पड़ेगा और बी के खिलाफ भी वर्क करना पड़ेगा। तो जब तक मैं तुम यहाँ पर जैसे 1 kg को लेकर इन्फिनिटी से आए, तो जब तक मैं तुम यहाँ पर रहोगे तब तक दोनों के लिए तो आउटसाइड का फ्रंट है, लेकिन जब तुम इसके अंदर आ जाओगे तो इसके खिलाफ वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसके खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। और तुम सरफेस पर 1 kg का एक मास रख लिए, यानी क्या किए? घड़ी लगा लिए, 1 kg का मास उठा लिए और लेके यहाँ आए, घड़ी का रीडिंग नोट कर लिए, तो वो हो गया पोटेंशियल ऑफ ए। फिर इन्फिनिटी में गए, घड़ी के रीडिंग को 0 किया, 1 kg का मास उठाया, घड़ी लगाया, फिर इसके सरफेस पर लाकर के 1 kg का मास रख दिया, रीडिंग नाप के दोनों का डिफरेंस लेना है। देखो बड़ा सिंपल, बोलो ए का पोटेंशियल निकालेंगे जब, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी। तो ए के वजह से ए के सरफेस का पोटेंशियल निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सरफेस वाला। और बी के वजह से ए का पोटेंशियल जब निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इनसाइड वाला। तो इनसाइड के लिए तो हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू सरफेस पोटेंशियल माइनस जीएम बाई, यानी कि माइनस 3gm/2 कर देगा। तो एक बार फिर से देखो, बताते हैं कि अगर ए का पोटेंशियल निकालना हो गया तो सेल्फ के वजह से निकालेंगे तो माइनस gm/r, और बी के वजह से निकालेंगे तो माइनस 3gm/2r। ए का निकल गया बच्चा। अब अगर बी का निकालेंगे तो बी का खुद के वजह से और बी का ए की वजह से, तो खुद की वजह से तो सरफेस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो माइनस 3gm/2r, 2r ना। और ए के वजह से बी का निकालना है, तो बोलो बी ए के लिए बी कैसा पॉइंट है? आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये कैसे मास के जैसा बिहेव करेगा? पॉइंट मास। सेंटर पे जाएगा, सेंटर पे कितना मास गया? m, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 2r। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस gm/2r। ये बी का पोटेंशियल आ गया। अब तुमको दोनों का डिफरेंस निकाल के ये वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी देखो सीखना पड़ेगा। तो चलिए निकालिए। अरे इसको रहने देते हैं, देखना होगा तो यहाँ से देख लेना। 0 नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। ओके,
पोटेंशियल ऑफ ए बराबर पोटेंशियल सेल्फ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, जिसमें कि इन साइड का फॉर्मूला लगेगा माइनस ऑफ GM बाई आर माइनस ऑफ G 3M बाई 2R। 3/2 में एक और जुड़ जाएगा 5/2। फिर पोटेंशियल ऑफ बी पोटेंशियल ड्यू टू सेल्फ मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू ए, जिसमें कि आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा माइनस G 3M बाई 2R माइनस ऑफ GM बाई 2R माइनस 2 GM बाई R। अब 2.5 में से 2 घटेगा, ठीक है। Therefore पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी लिखा जाता है A माइनस B माइनस 5/2 माइनस देख लो भाई फॉर्मूला एप्लीकेशन, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इसका एप्लीकेशन भी आसान है। अब हम लोग सॉलिड स्फीयर पढ़ने वाले हैं।
इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ा सा इस टाइप से निकालना पड़ता है। डेरिवेशन बता देंगे, आपको क्या दिक्कत है, बिल्कुल बता देंगे, तुम लिख लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा डेरिवेशन। और गॉस थ्योरम से ही बता देते नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ऐसे डायरेक्ट बता देंगे। बहुत टेढ़ा है, खतरनाक है। हम लोगों का फील्ड वाला तो डेरिवेशन बहुत आसान है, पोटेंशियल वाला डेरिवेशन खतरनाक है। फिर कोई बात नहीं है, हम खतरनाक बता देंगे, पहले फिगर लिखना, उसको लिखना मत, बस खाली देख लेना है कैसे निकलता है। देखो इसका डेरिवेशन अगर देखना है तो अब बताओ, डेरिवेशन इसका असली वाला देखेगा, नकली वाला देखेगा? असली वाला नहीं कर पाएगा, नकली वाला तो थोड़ा ज्यादा आसान। अच्छा नकली वाला बता देते हैं, फिर असली वाला ठीक है, असली वाला देख लेना, पहले नकली वाला देख लो। तुमको एक चीज मालूम है कि ई का बिहार वाला है कि नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का वैल्यू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होगा, और अगर वही इनफिनिटी से आर लगा देगा तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू आता है ना। तो तुमको मालूम होगा कि सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड का एक अलग फॉर्मूला होता है और इनसाइड का अलग फॉर्मूला होता है। तो इनफिनिटी से हमको उसके अंदर के पॉइंट पर लेकर के आना है, तो जब इनफिनिटी से सरफेस पर लेकर के आ रहे होंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला माइनस नहीं लगता है, फील्ड में माइनस है, gm/r² गुना r कैप डॉट dr लेगा, और उसको इन्फिनिटी से कैपिटल R लगेगा बच्चा, क्योंकि इन्फिनिटी से कैपिटल R तक आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये रहा इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से तुम 1 kg के मास को लेके चला, तो जब तक तुम सरफेस पर पहुंचेगा तो हर जगह आउटर साइड का ना पॉइंट रहेगा यार, तो आउटसाइड का ना फॉर्मूला लगाएगा, और जब तुम अंदर लेकर के जाएगा तो फिर इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। तो इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला बताइए, gm इंटू स्मॉल r बाई r3, ऐसा होता है ना बच्चा, डॉट dr। और अब तुम्हारा लिमिट जाएगा, कैपिटल R से स्टार्ट करेगा और r माइनस स्मॉल r तक जाएगा कि नहीं? तो इसका वैल्यू निकालो, गारंटी के साथ हो जाएगा। ऐसा ये अपने से कर लेता है। हाँ ठीक है, तो चलो वो वाला असली वाला देखेगा, देख लो असली वाला। असली वाला समझाने के लिए हमको 3 कंसेप्ट तुमको बताना पड़ेगा। पहले दो कंसेप्ट देखो। मान लो कि ऐसा बच्चा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस मान लो बच्चा स्मॉल है, और हमको यहाँ पर इसके सरफेस पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। मान लो वेरी इजी, देखो अगर इसका ओरिजिनल बच्चा r रेडियस था इस स्फीयर का, तो r रेडियस के स्फीयर का मास m था, हम कहीं लिखे नहीं है ना, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका मास कैपिटल M है, रेडियस r है, समझो? अच्छा देखो हम क्या करने वाले, जिस पॉइंट पर तुमको फील्ड निकालना है उस पॉइंट से इस पूरे स्फीयर को 2 हिस्से में बांट लो, एक हिस्सा जो इसके अंदर वाला है और एक हिस्सा इसके बाहर वाला है। अब इसके बाहर वाला हिस्से को गैप कर लो, गैप कर दिए, ये गायब हो गया। अब अंदर वाले हिस्से की वजह से, आखिर मिट्टी ही ना है यार, अर्थ समझ लो, ये पूरा अर्थ समझ लो, तो इस मिट्टी की वजह से पी पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ये तो सरफेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, इसका मास निकालना पड़ेगा, तो मास कैसे निकलेगा? डेंसिटी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल बॉडी है अच्छा, तो पूरे मास में 4/3 पाई r³ से गुना कर दिया, गुना 4/3 पाई स्मॉल r का होल क्यूब,
तो m r³ कर दिया तो इतने वाले हिस्से का मास निकल गया और उसमें माइनस जी दिस डिवाइडेड बाय स्मॉल r लगा दिया तो वो अंदर वाले हिस्से की वजह से पोटेंशियल निकल गया। इसमें क्या सोचना है तो निकल गया। हाँ अब क्या करते हैं, अब जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर था वो ऐसा था और अब इस वाले हिस्से को गैप कर दीजिए। अच्छा ठीक है, इस वाले हिस्से को गैप ही रखेंगे हम लोग। इतने दूर के हिस्से की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। कितने दूर की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं बच्चा? इतना दूर का जिसका लिमिट स्मॉल r से चल के कैपिटल R के। ठीक है, अब बोलो इतने हिस्से के लिए जो ये पॉइंट P है यहाँ पर वो इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है। इनसाइड के लिए पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस पोटेंशियल के बराबर होता है। सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस Gm/r होता है। अब बताओ बच्चा कि यहाँ से लेके बाहर के सरफेस तक हम इसको करोड़ों छोटा छोटा स्फेरिकल सेल मान सकते हैं। हर स्फेरिकल सेल का रेडियस अलग अलग है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल सेल का एलिमेंट लेकर के उसको निकालना पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x दूरी पर dx सीखने का एक स्फेरिकल सेल पर विचार करते हैं। स्फेरिकल सेल बोलो बच्चा, उस स्फेरिकल सेल का जिसका रेडियस है x और थिकनेस है dx, उसका वॉल्यूम बोलो, सरफेस एरिया बोलो, सरफेस एरिया कितना और थिकनेस कितना, ये तो हो गया उसका वॉल्यूम। डेंसिटी बोलो, ये हो गया उस छोटे से स्फेरिकल सेल का मास। स्फेरिकल सेल के लिए वो इनसाइड पॉइंट है तो इनसाइड पॉइंट के लिए इनसाइड का ही फॉर्मूला लगेगा, सरफेस वाला फॉर्मूला। तो सरफेस का रेडियस x कर दिए। ठीक है, तो ये अंदर के P पॉइंट पर एक स्फेरिकल सेल के वजह से पोटेंशियल निकल गया माइनस Gm/, रेडियस। अब इसका लिमिट जाएगा यहाँ से कहाँ चलेगा, स्मॉल r से चल के कैपिटल R के बीच। तो ये जो पहले वाला केस आया था और जो ये वाला केस है ये ओरिजिनल वाला हो गया। ये सबको जोड़ेगा तो भी निकल गया है। अब क्या जरूरत है इतना दिमाग लगाने की? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन क्या जरूरत है इसको बनाने का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुमको ऐसे कोई नहीं बताया। गॉस थ्योरम लगाइए, एक लाइन में गॉस थ्योरम, अगले लाइन में आंसर। हाँ फील्ड भी ऐसे ही निकलता है। हाँ फील्ड भी ऐसे ही निकलता है, दो पार्ट में निकलता है, वो पता है। हाँ वो ये पता है, जब फील्ड निकल गया तो उसको इंटीग्रेट करो। जो पहला तरीका बताया ऐसे बनवाना उसी मेथड से दिया हुआ है, लेकिन इस मेथड से ऐसे बनवाने में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस मेथड बिठा लेते अब हम लोग इनसाइड पढ़ लिए, आउटसाइड में पढ़ लिए। ग्राफ फिगर बना लो। पोटेंशियल फिगर आप एक ऐसा बनाइए तुम लोग जब 12 में फंक्शन पढ़ेगा, अलग अलग फंक्शन का जब ग्राफ पढ़ेगा तो ये क्वेश्चन तुमको समझ में इसका ग्राफ आ जाएगा। समझा? इसका जो इनसाइड पॉइंट है ना बच्चा, तो इनसाइड पॉइंट पैराबोलिक है, वो ऐसा पैराबोलिक है लाइक दैट, इस तरीके का पैराबोलिक है। लेकिन जब वो आउटसाइड पॉइंट पे आ जाता है तो
1/r² का ग्राफ हो जाता है ऐसे के वजह से। तो पहले पैराबोलिक फिर ऐसा पैराबोलिक इसका ग्राफ। आपको ग्राफ का पैटर्न याद रखना पड़ेगा, दिमाग में सेट करके रखें उस तरह डायरेक्ट मेन एग्जाम में यही पूछेगा, क्योंकि सबसे टेढ़ा ग्राफ इसी का होता है, इसलिए ना फील्ड पूछेगा और ना और का पोटेंशियल पूछेगा, इसी का पोटेंशियल। अब इसमें भी एक कैविटी वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी ले लें यहाँ पे, या तो वहाँ किया हुआ ही है फील्ड में और फॉर्मूला में थोड़ा सा तो अंतर है, फील्ड का और पोटेंशियल फॉर्मूला। चलो फिर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। उसी के जैसा ले लेते हैं। P पॉइंट है, यहाँ पर O2 पॉइंट है, O1 O1P इक्वल टू मान लीजिए 2R इफ P, O2 and O1. Original sphere, right? Sphere का मान दिया वॉल्यूम स्फीयर कितना फॉर्मेट आएगा?
वो कैपिटल M by 8 क्वेश्चन पूछ रहा था 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसी के जैसा है ना, 14 या 15 जो था M by 8 हो गया, वहाँ पे फील्ड पूछ रहा था, यहाँ पोटेंशियल। अब अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू ओरिजिनल, उसके लिए आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा, माइनस पोटेंशियल ड्यू टू कैविटी, इसके लिए भी आउटसाइड, क्योंकि P दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट। तो माइनस ऑफ GM by 2 माइनस ऑफ माइनस GM by 8 डिवाइडेड बाय बोलो 3 करेक्ट। पोटेंशियल एट O2 निकालोगे तो जो ओरिजिनल के वजह से है बच्चा, उसके लिए कैसा पॉइंट, इनसाइड। ओरिजिनल के लिए O2 कैसा पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, और कैविटी के लिए O2 कैसा पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट। करेक्ट जवाब। तो ओरिजिनल के वजह से देखो, नहीं ये इनसाइड है ना बच्चा, इनसाइड में थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला होता है, बोलो माइनस GM by 2R³ गुना 3R² माइनस स्मॉल R²। स्मॉल R O2 का दूरी बोलो, सेंटर से दूरी होता है कितना, R/2। क्यों, उसके सेंटर से इसके सेंटर का दूरी R/2 का होल स्क्वायर माइनस सेंटर पर कितना होता है फॉर्मूला, माइनस 3/2 GM by R। जी M की जगह क्या लेगा, M by 8, R की जगह क्या लेगा, R/2। अब इसको जो भी आपको V at O1, V ड्यू टू ओरिजिनल, O1 ओरिजिनल के लिए कैसा पॉइंट, सेंटर, माइनस V ड्यू टू कैविटी, कैविटी के लिए O1 कैसा पॉइंट, सरफेस। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। कैविटी के लिए सरफेस का फॉर्मूला माइनस G डिवाइडेड बाय R/2। करेक्ट। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो है तो वैसे प्लानिटरी मोशन का, लेकिन यही के कंसेप्ट से बन जाता है। 2-3 क्वेश्चन और लेंगे।
कैसे बनेगा क्वेश्चन बोलो। कैलकुलेटिक्स में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे। अर्थ के सरफेस पे V0 स्क्वायर सीधा सीधा क्या लगता था, मैक्सिमम हाइट बराबर V0 स्क्वायर बाई 2g नहीं लगाता था। तो यहाँ पर वो लगेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो स्पीड दी गई है हो सकता है कि 10-20 हजार किलोमीटर ऊपर चला जाए, तो उतने हाइट तक जी कांस्टेंट नहीं रहता। आप देखना पड़ेगा क्या लगेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। एनर्जी कंजर्वेशन तो बन सकता है ना। तो हर पॉइंट पर चाहे इनसाइड हो आउटसाइड हो, पोटेंशियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पोटेंशियल में मास से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में मास से गुना करने पर पोटेंशियल। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो U इनिशियल, K इनिशियल, U फाइनल, K फाइनल, ये ना लगेगा। चलिए बताइए। आंसर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के U इनिशियल, K इनिशियल, U फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए। यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -gm/r, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल बोलो, जब इनिशियल पोटेंशियल लेंगे तो अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर माना जाता है बच्चा, तो उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या पढ़े हम लोग, -gm/r। तो अगर पोटेंशियल पढ़े हो -gm/r तो उसमें स्मॉल m से गुना करने का तो पोटेंशियल नहीं आ जाएगा। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ बच्चा, V0 स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो V0 का वैल्यू पुट करो ना। हाँ, √gm/2 का होल स्क्वायर। अब बोलो, मान लिया जाए बच्चा कि यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो h है, तो मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। अब बोलो, अगर वो मैक्सिमम हाइट h है तो फाइनल पोटेंशियल कितना लिखेगा, r+h। ठीक है, -gmm/r+h। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो डेफिनेशन ही है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वो रुक जाता है, तो यहाँ से स्मॉल h का वैल्यू जुगाड़ लगाना है। चलो देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं, सब बता रहे हैं। इसके जैसा क्वेश्चन एक और बनाएंगे। Find speed with which particle hits the earth surface. Hits the surface of earth. Hits the surface of earth. उसी के जैसा कुछ देखो, अपना के दिखाओ।
वाले जैसा क्वेश्चन है ना, ये नीचे से ऊपर जाता था, उस पर ऊपर से नीचे करेगा तो भी वही लगेगा, यू इनिशियल के इनिशियल के फाइनल के फाइनल। माइनस ऑफ जी एम एम वाई क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि दूरी हमेशा सेंटर से लिया जाता है 3r और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब जमीन पर टकराएगा तो सेंटर से उसकी दूरी रह जाएगी मात्र r और स्पीड हाफ एम। ऐसा मान लेते हैं कि स्पीड से वो टक्कर मारेगा, स्मॉल m कट जाता है जिसका मास देने का जरूरत नहीं पड़ता है। इम्प्लाई दैट ये 3 है और वो 1 है, 1/2/3 और 2/3 GM/R हाफ v स्क्वायर। अर्थ के अंदर एक टनल बना दिया गया है जिसका डेप्थ r/2 के बराबर है। तो इस बार पार्टिकल को हम लोग h हाइट से, हाइट इज टेकन फ्रॉम सरफेस, तो गिराया तो जमीन इस बार यहाँ, पिछली बार यहाँ मिल गया था, इस बार तो जमीन यहाँ मिलेगा, तो वहाँ कितने स्पीड से टक्कर मारेगा निकालना। हाइट ऑफ पार्टिकल इज h बराबर r फ्रॉम सरफेस। अब देख लेते हैं। बहुत पतला टनल है, इतना पतला गड्ढा है कि उससे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा।
इक्वेशन भी कम से कम लिख लोगे तो काफी है, हम ये नहीं करेंगे पूरा सॉल्व कर लीजिए। रूट 2 GM/3 आ गया है, इसका भी देख लो। अच्छा, हमको भी देखना पड़ेगा, इतना क्वेश्चन का कैलकुलेशन हम बना के सॉल्व करके ही देखेंगे। आपका जो भी आंसर आ रहा है आप रखिए, अब हमारे इक्वेशन से जरूर मैच कर लीजिएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड पॉइंट है ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला पोटेंशियल का, -GM/r। r का मतलब सेंटर से हाइट कितना है, 2r। ये है r और ये है r, 3r हो गया। अच्छा नहीं 2r ये हो गया पोटेंशियल, और उसमें मास से गुना कर दिया तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी ना। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, फाइनल कहाँ पे आगे गिरेगा पार्टिकल, ये टनल के अंदर यहाँ पर, यहाँ का तो पोटेंशियल मेरे को बताओ तो, -GM/2r³, ठीक बोला, इंटू 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर, और ये तो पोटेंशियल है, इसमें मास से गुना कर देगा तो पोटेंशियल है, और इसका वैल्यू क्या सभी के लिए सॉल्व करना है। स्मॉल m will always cancel। अब देख लेते हैं हम कितना करेंगे सॉल्व। अच्छा देखो 2 भी गया, दोनों तरफ से 2 था कॉमन, कैंसिल हो गया, अब सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर v बराबर, आप खाली इक्वेशन जरूर मिला लीजिएगा, ये इसमें मेरे से गलती हो तो ये देखो थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ये तुमसे अगर पहले से नहीं बनाया तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे बताने से उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को बहुत तेज स्पीड से फेंका गया। तुम लोगों को मालूम होगा, या हम अब बताने वाले हैं तुम लोगों को कि स्केप स्पीड जो है ना वो √2 GM/r होता है स्केप स्पीड। तो उतने जोर से फेंकोगे तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे कम स्पीड से फेंके हुए तो लौट के आएगा, लेकिन आने से पहले वो एक बार मैक्सिमम हाइट पे जरूर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे लौट के आएगा। हाँ, अब ये लौट के या तो जमीन पे गिर सकता है या नहीं तो इसके चारों तरफ राउंड कर सकता है, लेकिन जो भी हो, हाँ प्रोजेक्टाइल के जैसा हो, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल के जैसा हो।
हम देख के बिना बनाए नहीं कर पाएंगे। पार्टिकल का मौसम थोड़ा ऐसा होगा और भी तरीके से दिखाया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा लोअर स्पीड रहेगा तो यहाँ से ऐसे आके वापस ऐसे गिर जाएगा यहाँ पर, जो भी हो जैसे भी दिखा लो वैसे दिखा लो। यहाँ पे ना 2 अननोन आ गया है। अगर तुम देखो तो मान लो हम लोग जो प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से अगर ऐसे हम लोग विनोड वेलोसिटी से फेंके हैं वो ऐसे, जिस समय ये मैक्सिमम हाइट पे होता है पार्टिकल, उस समय इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होता है, ऐसा है कि नहीं? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है और ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही सिर्फ रह जाता है उसमें। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये अर्थ के ग्लोब पे चक्कर मार रहा होगा तो यहाँ पर का जो टेंजेंट डालोगे ना, यही यहाँ का हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, यही हॉरिजॉन्टल है इसका। तो इसी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल इसकी वेलोसिटी रह जाएगी वहाँ पे। तो इन सारे जगहों पे बच्चा 2 कंपोनेंट था वेलोसिटी, एक था जो सरफेस से दूर लेके जा रहा है और एक सरफेस से जो उसको राउंड करवा रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी एग्जैक्टली जो दूर लेके जा रहा था उसका कंपोनेंट Vy का कंपोनेंट 0 हो गया है और यहाँ पर सिर्फ Vx रह गया है, यानी कि इस पैरेलल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल रह गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल रह गया। अब यहाँ पे समस्या क्या है? 2 अननोन हो गया है। ये सारा क्वेश्चन सिंगल अननोन का था। क्या क्या है? 2 अननोन, एक है मैक्सिमम हाइट और एक है मैक्सिमम हाइट पर का स्पीड। इसका मतलब 2 इक्वेशन लगना पड़ेगा, 2 कंसेप्ट लगेगा। पहला क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। अगर एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगाते हैं तो बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? पोटेंशियल -Gm/r और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे v0 दिया हुआ है और जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो -Gm/r+h और काइनेटिक एनर्जी बोलो ½ mv²। ये हो गया पहला इक्वेशन। तो इसमें v और h max दोनों आया कि नहीं? अब एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अब ही नहीं प्रोजेक्टाइल से नहीं आएगा। सेंटीमीटर से सर्कुलर पाथ के लगता है और ये इलिप्टिकल पाथ होता है इसका, सर्कुलर लेकिन नहीं। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से वो तो लोग पढ़े हो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कंडीशन है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए। तो अब देखो तुमको हम ये समझाते हैं, ये केप्लर्स लॉ में भी आएगा, हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें एक्सटर्नल टॉर्क का क्या मामला है? टॉर्क अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो देखो बच्चा, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से पार्टिकल को अगर फेंके हो तो मान लो पार्टिकल ऐसा मोशन करते हुए अगर यहाँ आता है, ऐसे मान लो जा रहा है, जो भी हो, तो पार्टिकल चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, किसी भी जगह पे रहेगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी अट्रैक्शन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है।
समझा? तो देखो पार्टिकल यहाँ भी रहेगा तब भी mg नीचे लगेगा, mg यहाँ लगेगा, mg यहाँ। At all possible positions of particle, the gravitational force is always passing through origin, sorry center. ये अर्थ के सेंटर से ही पास करेगा। तो अब तुम अर्थ के सेंटर पर ही बैठ जाओ, सेंटर पर। तो बोलो सेंटर के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 0। कहे कि टॉर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब जिस भी जगह पर mg है सब ऑरिजिन से ही या सब सेंटर से ही पास करेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। इसका मतलब है कि बॉडी कहीं भी चले जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क, इसका मतलब सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू बताओ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस mv होता है ना, तो उसको mvr भी बोलते हैं या mvd बोलते हैं, जहां पर d उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंटम के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बोलो यहाँ पर mv फैक्टर या मोमेंटम फैक्टर और सेंटर से जो रेडियस फैक्टर है दोनों मुझे परपेंडिकुलर है, तो सीधा सीधा mvr लग जाएगा। और यहाँ पर भी देखो बच्चा कि यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी पैरेलल है, तो ये है बच्चा हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंट होता है, और ये जो है रेडियस वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। जब दोनों के बीच का एंगल बढ़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पर भी ये रेडियस फैक्टर और ये वेलोसिटी फैक्टर बढ़ेगा, एंगल बनाएगा नहीं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में sin 90 यहाँ भी बन हो जाएगा। तो mv गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए r प्लस एस्पेक्ट, तो इक्वेशन आ गया। यानी कि यहाँ पर mvr और यहाँ पर mv नॉट r और यहाँ पे mvr प्लस एस्पेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व करो तो बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये लगेगा, ये नया कंसेप्ट है और ये प्रोजेक्टाइल में भी लगता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन नियम के मुताबिक हमको पहले ऐसे बताना चाहिए, ऐसे v नॉट वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल करके वापस जमीन पर आएगा, तो मैक्सिमम हाइट क्या है। तो ये थोड़ा कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ता है। तुम्हारे वर्कबुक में यही सिंपल वाला दिया हुआ है, ये डाल दी, ठीक है। समझने के लिए कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, तो ऐसा फिगर नहीं है। लिखेंगे इलेक्ट maximum height of particle above Earth's surface is h max.
100 तो रहता ना कैसे आ अब हम लोग ये वाला पार्ट हो गया मान के चले, क्योंकि इसमें और भी बाकी जो है कमी वो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग को अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, मतलब वहां से हम स्टार्ट हो गया एक नया चीज जो फिर और कहीं नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे। उसमें भी 5-10 क्वेश्चन है। फिर हम लोग ऑर्बिटल मोशन पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें पूछना हो किसी को तो पूछ लेना, तो पहले समझा भी दिए फिर दोबारा लिखवा भी दिए। उसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है। आर है जो भी भी का वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा वहाँ, उसको यहाँ पुट करके, और एच के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो रियली काम तो बड़ा मुश्किल है, हमको लगता है कहीं क्वाड्रेटिक ना बन जाएगा क्वाड्रेटिक। लेकिन ये है कि GMM वगैरह सारा टर्म कट जाएगा, सिर्फ आर में क्वाड्रेटिक आएगा। आर और एच में क्वाड्रेटिक आएगा। तो इसमें क्वेश्चन से बचने के लिए ना कुछ एंगल वेंगल पूछ दिया जाता है, और एच का भी वैल्यू मान लो हम दे देते हैं और तुमसे भी पूछ रहे तो जरा आसान था, फिर एक ही क्वेश्चन में बन जाता। आप एक ऐसा फिगर बना भी लीजिए, कोई सा भी प्लैनेट हो जाए, सन हो जाए, अर्थ ही ले लेते हैं। फिगर देखा हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हैं, शुरू में सिर्फ इंटेंसिटी ही पढ़े थे, बाद में पोटेंशियल पढ़ने लगे, और हर तरह की बॉडी की वजह से इंटेंसिटी पढ़े ना। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है ना। आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास, फिर सरफेस पर, और इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटी इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला, Gm_r/r³, याद है। तो जो वहाँ ग्रेविटी पढ़े, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हैं, उसी का नाम बदल के यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। बस देखिए अब वो सिर्फ हेवनली बॉडी ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो एक लाइन लिख लो,
बोले लिखो लिख लो कि gravitational field intensity due to heavenly body, gravitational field intensity due to heavenly body gravitational field intensity due to heavenly body ब्रैकेट में कर लेंगे assumed to be uniform spherical, assumed to be uniform spherical, bracket close, is also known as, assumed to be uniform spherical लिखे bracket close कर देगा और लिखेगा is also known as acceleration due to gravity, also known as acceleration due to gravity. Full stop. Hence, if mass and radius of planet, if mass and radius of planet is m and r, capital M and capital R, then acceleration due to gravity, at different points of the planet, acceleration due to gravity at different points of the planet is given as, at different points of the planet is given as लिख लो यहाँ पर G सरफेस बराबर E सरफेस इक्वल टू GM/R स्क्वायर। For Earth, GE फिर लिख लें हम लोग फॉर आउटसाइड here h for our height above surface of planet.
ideal surface of Earth. Now if H is very small,
उसके लिए भी रामायण ये फिलोसफी क्या होता है, कौन पारी भी पता देखो लिखो हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है और डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है। अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, बताए थे, ग्राफ भी बताए थे कि ऐसे ऐसे आता है, तो अंदर में बढ़ता है सरफेस पर मैक्सिमम और फिर बाहर निकलने के बाद वो घटता है। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर होता है gm/r²। तो वही सॉलिड स्फीयर अगर अर्थ बन जाता है तो उसके लिए हम लोग मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ले सकते हैं। तो अर्थ के सरफेस पर इसका वैल्यू g रख दिया जाए मान लो, तो gme/re का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू नियरली इक्वल टू 9.81 हो गया। अब हम आउटसाइड पॉइंट यानी कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना चाहते हैं। तो विथ हाइट कैसे वेरी करता है, तो हाइट के साथ अर्थ के सरफेस से आप h हाइट ऊपर चले जाइएगा, तो मान लो कि यहाँ से पॉइंट B है जिसका हाइट h है और यहाँ से हाइट रेडियस r है, तो जो स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा वो r+h के बराबर हो जाएगा। तो अब बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसा बिहेव करता है, तो उसके लिए gm/r², r का वैल्यू r+h हो गया। अब अगर h का वैल्यू बहुत छोटा हो, बहुत छोटा का मतलब मान लो कि रेडियस का वैल्यू 6,400 किलोमीटर के बराबर है, तो उसके तुलना में 10-20 किलोमीटर हो, 50-100 किलोमीटर हो तो छोटा माना जा सकता है। तो अगर h का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में बहुत छोटा है, तो उस केस में इसको ना थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसको ऊपर ले गए और 2 टर्म रख लिए हैं, बाकी सारे टर्म को क्यों, ये पावर -2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं आ जाएगा। तो अगर यहाँ पावर -2 है तो ये भी -2 ही लेकर के आएगा। 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन, ये 1 + nx प्लस ऑफ टर्म होता है, 1 + nx यहाँ पे लगेगा। बैठो, तो 2 मिनट के बाद जाना है। तो 1 - 2h/r, बाकी सारे टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि सोचो कि इसके बाद तो h²/r² होता ना, तो h छोटा है और r कैपिटल r बहुत बड़ा है और उसका स्क्वायर और भी बड़ा हो जाता है, नेगलेक्ट कर दिया गया सारे टर्म्स को। तो आउटसाइड पॉइंट पर g का वैल्यू g × 1 - 2h/r, इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो टोटल ये घटेगा, इसका मतलब है कि आउटसाइड पॉइंट पर वैल्यू घटेगा। अच्छा, तुम यहाँ पर एक चीज और भी देखोगे, तो इसको ना ये इधर ले और डिवीजन में और एक घटा लो, तो ये जानते हो क्या आएगा, Gout - GE/G बराबर -2h/r आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू -2h/r आएगा। अब हम अगर डेप्थ में जाते हैं, इनसाइड पॉइंट पर जाते हैं, तो मान लो कि सरफेस से अंदर हम गहराई पे चले गए हैं h और उसका पूरा रेडियस है r, तो r में से h घट गया तो सेंटर से दूरी क्या बचा, r - h। तो इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला gm/r क्यों होता है ना, तो स्मॉल r की जगह पे r - h डाल दो, तो r³ में से एक r² को रहने दो और एक r को यहाँ डिवाइड करो, तो gm/r² देखो यहाँ लिखे, gm/r² का वैल्यू g के बराबर होता है जो अर्थ के सरफेस पर होता है, तो GE × 1 - h/r। तो यहाँ से मेरे को एक लाइन लिखवाना है कि यहाँ पर जब हाइट के साथ जाते हैं तो 2h/r और डेप्थ के साथ जाते हैं तो ये h/r। तो आप एक लाइन लिखिए, इट शोज दैट, नीचे बच्चों, इट शोज दैट
acceleration due to gravity, it shows that acceleration due to gravity also decreasing with depth. Also, पीछे देखो, it shows that acceleration due to gravity also decreasing with depth. But full stop वाला लिखते हैं. But fractional change in gravity with height is twice. But fractional change in gravity is twice with height as compared to change in with depth. Change in with depth. With height is twice as compared to change in with depth. ठीक है? तो उसके बाद एक हेडिंग लिख लेना. मेरे को बता देना नेक्स्ट क्लास में. Variation due to or rotation.